गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। चाहिए आप किसी भी पीसीएस या पुलिस या अन्य तरह के स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए सेट लगाते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इसमें 40 क्वेश्चन हैं जो कि सभी के सभी वीवीआई हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी शामिल हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के टॉप 150 विश्वविद्यालय की सूची में भारत का मात्र एक ही संस्थान है जो कि आईआईटी बॉम्बे है, वह शामिल हो पाया है। ध्यान रखिएगा, टॉप 150 विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर देखा जाए तो टोटल 1500 दुनिया भर के टोटल 1500 विश्वविद्यालयों की सूची बनाया है, जिसमें कि भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है उसका स्थान 149वें स्थान पे रहा है। ध्यान रखिएगा, 149वें स्थान पे रहा है, जबकि 2023 में यह 172वें स्थान पे था। ध्यान रखिएगा, 2023 की रिपोर्ट में के अनुसार 172 में, जबकि 2024 की रिपोर्ट जो आई है हाल ही में उसके अनुसार जो है भारत का बॉम्बे शामिल हुआ है और वे 149वें स्थान पे तैयार है। तो ध्यान रखिएगा, 149वें स्थान पे, जो कि 172 से घटकर कितना आ गया, तो 149। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है, एचडीएफसी बैंक और किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का विलय 1 जुलाई 2023 को हो गया। तो ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक और किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का विलय 1 जुलाई को हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, तो एचडीएफसी। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी एक एचडीएफसी बैंक है और एक एचडीएफसी जो है वह हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसका विलय जो है 15 जुलाई 2023 को हो गया। अब दोनों मिलके जो है यह दुनिया भर के बैंकों में शामिल हो चुका है, यानी कहा जाए तो दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल हो चुकी है एचडीएफसी एवं गैर वित्तीय कंपनी एनबीएफसी। तो ध्यान रखिएगा, कब विलय हुआ, तो 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के टॉप बैंकों में, टॉप 10 बैंकों में भारतीय एक बैंक है जो कि कौन है, तो एचडीएफसी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बैंकिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए उसके कुछ रिपोर्ट्स हैं। कह रहे जून 2022 के अनुसार दुनिया के टॉप 5 वैल्यूएबल बैंक कौन कौन है, तो सभी का दिया हुआ है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, एचडीएफसी कंबाइंड बैंक और उसके बाद एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना। तो ये टॉप 10 टॉप 5 बैंक हैं जो कि दुनिया भर के वैल्यूएबल बैंक में शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारत के सबसे बड़े बैंक कौन कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक हो गया जो कि दोनों मर्ज होने के बाद पहले स्थान पे आ गया है भारत का। उसके बाद दूसरा है आईसीआईसी बैंक और तीसरा एसबीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है और 5वें स्थान पर एक्सिस बैंक है। ध्यान रखिएगा, तो एसबीआई का स्थान कितना है, तीसरे स्थान पे, जबकि एचडीएफसी जो है मर्ज होने के बाद पहले स्थान पे आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पीएम प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पीएम प्रसाद। यह कोल इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, यानी बने हैं। ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीएम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह धट। ऑप्शन नंबर डी हो गया, राजेंद्र सिंह धट जो है द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के आखिरी सैनिक हैं और भारतीय सैनिकों में आखिरी सैनिक हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राजेंद्र सिंह धट हो जाएगा। यह 101 वर्ष के हैं
और इन्होंने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उनमें भाग लिया था। इनका जन्म जो है 1921 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1921 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, राजेंद्र सिंह धट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ध्यान रखिएगा असम की पहली महिला खिलाड़ी बनने वाली उमा छेत्री है। ध्यान रखिएगा उमा छेत्री, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उमा छेत्री 21 वर्षीय विकेट कीपर हैं और असम की रहने वाली हैं और पहली असम की खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा असम की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनका नाम है क्या, उमा छेत्री, और इन्होंने भारतीय टीम में जगह बना ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमा छेत्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड फिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड फिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए आप लुइस हैमिल्टन ने कौन कौन से जीते हैं, ठीक है। सॉरी, इसका जो है लुइस हैमिल्टन नहीं जीता है, मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, ठीक है। मैक्स वेरस्टेपन, मैंने गलती से बता दिया तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड फिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का टाइटल जो है वह मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। और उसके साथ साथ कौन कौन सा जीता है वो भी दिखा रहे हैं। कह रहा है कि कैनेडियन ग्रांड फिक्स 2023, उसके बाद स्पेनिश ग्रांड फिक्स 2023 इन्होंने ही जीता है, मोनाको ग्रांड फिक्स और 2023 और उसके बाद बहरीन ग्रांड फिक्स, इन सभी के सभी जो है चारों 2023 में वह मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ लिए हैं उसका नाम क्या है, अजीत पवार है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, अजीत पवार। अब महाराष्ट्र में नए जो हैं अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में 2 नए उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा अजीत पवार और एक हैं देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा अजीत पवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स बात है, देख लीजिए। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अजीत पवार 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब महाराष्ट्र के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ठीक है। 5 वर्षों में तीसरा मौका है जब अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार के भी हिस्सा हो गए। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को जो बोल रहे हैं वह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस और राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से जुलाई 2023 में किसने इस्तीफा दे दिया। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हर्ष चौहान। ध्यान रखिएगा हर्ष चौहान ने अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे और उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत के राजदूत एवं अस्थायी प्रतिनिधि का नाम बताएं जिसका कार्यकाल मार्च 2024 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रजेंद्र नवनीत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल जो है वह 24 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ब्रजेंद्र नवनीत क्योंकि इन जो 2024 में है वह है यानी WTO की जो है 13वीं सम्मेलन होने वाली है और उन्होंने भारत जो है अपनी एक मजबूती बनाने के लिए इनकी जो है नियुक्ति बढ़ा दी ताकि अपने बात को मजबूत से रख पाए। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो है यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक दूसरी बार कौन बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के महानिदेशक दूसरी बार कौन बन गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा क्यू डोग्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया, क्यू डोग्यू, ठीक है। क्यू डोग्यू की संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 1945 ईस्वी में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय रोम इटली में स्थित है और दूसरी बार जो है महानिदेशक के रूप में इन्हें बनाया गया, किन्हें, तो क्यू डोग्यू को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनका कार्यकाल के बारे में कुछ पढ़ लीजिए कि पहली बार QW वर्ष 19 में बने थे और इसका कार्यकाल 23 में समाप्त हो रहा था, लेकिन दोबारा चुन लिए गए हैं। वे चीनी नागरिक हैं और कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस में किस वजह से जून 2023 में पुलिस के खिलाफ दंगा भड़क गया और सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हो गए? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबालिग को गोली मारने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नाबालिग को पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया था, जो कि ट्रैफिक नियम को तोड़ने के कारण मार दिया था, तो इस वजह से उसकी मौत हो गई। और इस तरह से जो है वहाँ की जनता ने और उसके जो मृत आदमी थे उसके घर वाले ने 6000 से भी अधिक लोगों के साथ प्रदर्शन करने लगे और सड़क पे हिंसा भड़क गई। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाबालिग को गोली मारने के कारण जो है दंगा भड़क गया था और सड़कों पे युद्ध जैसे हालात हो गए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो विश्व आर्थिक मंच, ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच जो है इसका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? आंसर इसका हो जाएगा स्वीडन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। स्वीडन जो है टोटल 120 देशों में प्रथम स्थान आया। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान किसका आ गया? तो स्वीडन का। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम। ध्यान रखिएगा, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? तो स्टॉकहोम है। और इन्होंने क्या किया? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में पहले स्थान को प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी बातें बता रहा हूँ, बहुत VVI है, आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? सोचिए, पहले स्थान पे जो है वह स्वीडन रहा है, जबकि भारत का स्थान 67वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की स्थिति 67वें स्थान पे है, जबकि 120 देशों में प्रथम स्थान पर स्वीडन आया, जबकि 67वें स्थान पे भारत है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा यानी डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई। ध्यान रखिए, 1 जुलाई को डॉक्टर विधान राय यानी विधान चंद्र राय के सम्मान में यह मनाया जाता है। इनका जन्म जो है वह बिहार में ही हुआ था और उन्हें यानी विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इनका जन्म 1882 में हुआ था और 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। देखिए कि विधान चंद्र राय जो है एक पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर विधान राय के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, इनका जन्म 1882 में बिहार में हुआ था और कह रहा है कि मृत्यु भी इसी दिन जुलाई 1962 में हुई। ठीक है, कह रहा है विधान राय 14 साल तक पश्चिम बंगाल के CM भी रहे। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और 1961 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? यह भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो गया। नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे जो है वह 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय ने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 87.67 मीटर जो है भाला फेंक कर प्रथम स्थान को प्राप्त किया और इन्होंने क्या किया? डायमंड लीग को जीत लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। और कितना मीटर फेंका? तो 87.67 मीटर को फेंक के प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस देश की टीम ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो किस देश की टीम ने जीता है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत जो है ईरान को 42-32 से हराया और जो है इन्होंने भारत ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, भारत के कप्तान कौन हैं? तो पवीन सहरावत। ध्यान रखिएगा, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 भारत जीता है और भारत के कप्तान कौन है? तो पवन सहरावत हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संभल हॉर्न क्राफ्ट
किस जिले का उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला है? ध्यान रखिएगा, संभल हॉर्न क्राफ्ट जो है वह किस जिले का है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा संभल जिले का ही है और इन्हें जीआई टैग भी मिला है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआई टैग से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं किस जिले का जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो जीआई टैग है उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि अमरोहा, अमरोहा, ढोलकर, अमरोहा। ध्यान रखिएगा, अमरोहा जो है वह जीआई टैग मिला है उन्हें। महोबा, गौरा पत्थर हम हस्तशिल्प है, उन्हें जो महोबा में मिला है। मैनपुरी, मैनपुरी तारकसी, संभल, संभल हॉर्न क्राफ्ट। उसके बाद है बागपत, बागपत होम फर्निशिंग्स और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और जालौन कलापी हस्तशिल्प कागज, हस्त निर्मित कागज। तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी जीआई टैग जो भी आए हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो बड़ा हो रहा है लेकिन आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे रहा है? तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है दुनिया भर के क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान को प्राप्त किया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस इंस्टीट्यूट ने 2024 में सबसे बेहतर रैंक पाई है? तो ध्यान रखिएगा, थंबनेल पे ये क्वेश्चन लगा था तो आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आईआईटी बॉम्बे जो है टोटल 150 टॉप यूनिवर्सिटी को अगर देखा जाए तो उसमें भारत का स्थान जो है आईआईटी बॉम्बे का वह 149वें स्थान पे है और 149वें रैंकिंग के साथ इन्होंने 150 टोटल इंस्टीट्यूट में अपना स्थान को बना लिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान को रैंकिंग मिला? टोटल भारत के कितने संस्थान को शामिल किया गया है इस रैंकिंग में? तो आंसर अगर देखा जाए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के टोटल 45 इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया है, जबकि पूरे दुनिया भर के यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को देखा जाए तो टोटल 1500 की लिस्ट निकाली गई जिसमें भारत का जो वह 45 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत का स्थान दुनिया भर के देशों में 7वें स्थान पे है, यानी 7वें स्थान पे 45 जो है संस्थान को शामिल किया गया है और टोटल अगर पूरे दुनिया में 7वें स्थान पे आ गया है। जबकि अगर देखा जाए तो एशिया में तीसरे स्थान पे है और एशिया में जो है चीन और जापान को छोड़ के तीसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। चीन का जो है अगर देखा जाए तो चीन का 71 यूनिवर्सिटी है, जबकि जापान का 52 यूनिवर्सिटी और भारत का कितना है? तो 45 यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कह अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्षुद्रग्रह दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्षुद्रग्रह जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ कि क्षुद्रग्रह जो है एक क्षुद्रग्रह 1908 ईस्वी में जो है रूस के साइबेरियन क्षेत्र से टकरा गया था और इस प्रकार से वहाँ भयंकर विस्फोट हुआ और 2000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिए को जो है जंगल को नष्ट हो गया। साथ ही जो है पृथ्वी पे उस इलाके में लगभग 5 रिएक्टर का जो है भूकंप उत्पन्न हो गया था। ठीक है, और यह भूकंप का जो क्षेत्र था वह 500 किलोमीटर तक जो है हलचल को बना दिया था। ध्यान रखिएगा 8 करोड़ से भी अधिक जो है क्या हुए थे? पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे। तो इसीलिए उसी दिन से जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस जो है मनाया जा रहा है। और तो ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार जो है 30 जून को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देख सकते हैं कि उस किस 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है यह दिवस? तो दरअसल 1908 को सुबह साइबेरिया के क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराई हुई थी और जो है ये कह रहा है कि रूस के तुगुस्का नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उसी के बारे में पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। और 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है जंगल भी नष्ट हो गया था और बहुत बड़ी क्षति भी हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो है 30 जून को मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा
प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होंगे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम में पहली बार अंडर वाटर सुरंग के निर्माण किस नदी पर होगा और जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। यानी कहने का मतलब है असम में जो है अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। कौन सी नदी पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी पे जो अंडर वाटर जो टनल होगी, सुरंग होगी, उसमें ट्रेन और सड़क जो है दोनों जो है एक साथ जा सकेगा। इसकी लागत जो है लगभग 6000 करोड़ होगी और इसकी लंबाई जो है वह 15 किलोमीटर होगी। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई कितनी होगी, जो टनल होगी उसका 15 किलोमीटर, लागत लगभग 6000 करोड़। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया। ध्यान रखिएगा किस लेखक को हिंदी के लिए दिया गया, तो आंसर हो गया अतुल कुमार राय। ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, अतुल कुमार राय। ये हिंदी उपन्यासकार, पटकथा लेखक, संगीतकार एवं गीतकार भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका हो जाएगा अनुरुद्ध सिनीसेट्टी। इसका नंबर क्या हो जाएगा, अनुरुद्ध सिनीसेट्टी। ये भी इतिहासकार हैं जो कि दक्षिण भारत के हैं और इन्होंने भी इतिहासकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनुरुद्ध सिनीसेट्टी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे चुना है। ठीक है, अकादमी होता है यहाँ पे, तो हिंदी भाषा के लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार जो चुना गया है वह सूर्यनाथ को चुना गया है। तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। बाल साहित्य पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा इसका सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार चुना गया है, तो सुधा मूर्ति को। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह 29 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का नाम बताए। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, टी.एस. सिंहदेव। ऑप्शन नंबर ए हो गया। टी.एस. सिंहदेव जो हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान से देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री पद पर जो है टी.एस. सिंहदेव की नियुक्ति हुई है। इससे पहले हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री भी थे। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी कहाँ है, तो रायपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एवं सीईओ कौन बन गए हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एवं सीईओ जो है वह कौन बन गए हैं, तो रोहित जावा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ रोहित जावा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बारे में आप कुछ देख सकते हैं। उन्होंने संजीव मेहता की जगह ली, यानी इन्होंने संजीव मेहता की जगह ले ली है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ब्रिटिश स्वामित्व वाली उपभोक्ता सामान कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में है। यह ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की सहायक कंपनी है। ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है HUL वो ब्रिटिश स्वामित्व वाली उपभोक्ता सामान कंपनी यानी ब्रिटिश स्वामित्व वाली कंपनी है और इसका मुख्यालय लंदन में मुंबई में है। और ब्रिटिश कंपनी यूनिलीवर की एक सहायक कंपनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसमें जो बहुत VVI क्वेश्चन था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स एंड GS की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल लाता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद।